हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी व्याकरण में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, शब्द निर्माण। शब्द निर्माण कई प्रकार से आप करते हैं। शब्द निर्माण की एक विधि है, उपसर्ग और प्रत्ययों का प्रयोग करके आप शब्दों का निर्माण करते हैं। क्लास 9th में हम यहाँ उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय जो है शब्द निर्माण की एक विधि है, जिसमें हम किसी शब्दांश में उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ते हैं या किसी शब्द में हम उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ करके नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जब किसी शब्द या शब्दांश से आगे पहले हम किसी शब्दांश को जोड़ देते हैं, किसी मूल शब्द से, मूल शब्द कहेंगे यहाँ पर, तो किसी मूल शब्द से पहले जब किसी शब्दांश को जोड़ा जाता है तो वो उपसर्ग कहलाता है, जो पहले शब्दांश जोड़ा जाता है। और इससे जो है एक नए शब्द का निर्माण होता है। वो नया शब्द बिल्कुल सार्थक होगा, उसका एक नया अर्थ आएगा, ठीक है। और कभी कभी हम मूल शब्द के बाद क्या करते हैं, कुछ शब्दांशों को लगाते हैं, जोड़ते हैं, तो उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। तो आइए आज की क्लास में हम उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ने वाले हैं, जो कि शब्द निर्माण की एक विधि है। तो आइए, उपसर्ग क्या होते हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा में शब्दों की रचना कई प्रकार से की जाती है। इन्हीं में से एक विधि है शब्दों के आरंभ या अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाना। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम शब्द निर्माण की विधि में उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा में शब्दों के निर्माण या शब्दों की रचना कई प्रकार से होती है। आपने शब्द किस प्रकार से बनते हैं, हमने शब्दों के भेद पढ़े हैं। तो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, है ना। तो शब्द आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, रचना के आधार पर, ठीक है। तो एक विधि यहाँ पर है जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ मूल शब्दों के आरंभ में और अंत में शब्दांश लगाते हैं, ठीक है। तो इन शब्दांशों को जोड़कर नए शब्द बनते हैं। इस तरह से प्राप्त नए शब्द के अर्थ जो है नवीनता देखी जाती है। यानी कि जो नया शब्द बनता है, आपने किसी मूल शब्द में आगे से जोड़ दिया कोई शब्दांश या किसी मूल शब्द के बाद में कोई शब्दांश जोड़ दिया, तो इसमें आपको नवीनता दिखेगी। नवीनता का मतलब उसका अर्थ भी नया आएगा। जैसे उदाहरण के लिए हार शब्द है, ये मूल शब्द है हार, ठीक है। हार आपका मूल शब्द है। अब इस हार में आपने आ जोड़ दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आहार बन जाएगा। प्र जोड़ दिया तो प्रहार बन जाएगा। वि जोड़ा तो आपका विहार बन जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हार आपका एक मूल शब्द है, इसको आप मूल शब्द कहते हैं। ये आपका मूल शब्द है। इस मूल शब्द में आपने एक शब्दांश जोड़ा आ, दूसरा शब्दांश जोड़ा आपने प्र, तीसरा शब्दांश आपने जोड़ा वि। तो क्रमशः किस प्रकार के शब्द बने, आहार, प्रहार और विहार। और देखो, तीनों ही शब्दों के अलग अलग अर्थ हैं। हार होता है पहनने वाला, ठीक है। आहार होता है खाने वाला। प्रहार होता है किसी पर जब आप क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं, प्रहार करते हैं। और विहार होता है घूमना, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों शब्दों के बिल्कुल अलग अलग अर्थ हैं। तो एक ही मूल शब्द में अलग अलग आपने क्या जोड़े हैं, शब्दांश जोड़े, और अलग अलग शब्दांश जोड़े से आपको अलग अलग शब्द मिले। आहार मिला, प्रहार मिला, विहार मिला, और तीनों ही अलग अलग शब्दों के हर बार अर्थ भी अलग है। यानी कि इससे भी हमारे नए शब्द बने। तो अभी तो हमारे पास बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन जब पहले शब्दों का निर्माण हुआ होगा, वर्णों का निर्माण हुआ होगा, तो अलग अलग तरीके से जो है शब्दों का निर्माण हुआ है, ठीक है। अभी तो हमारे पास बहुत सारे जो है शब्द हैं, इसलिए हमें लगता है कि लेकिन इनका निर्माण कैसे हुआ, इन शब्दों को आप कैसे जो है बनाते हैं। तो शब्द निर्माण की एक विधि है, जोड़ने पर हमें इस तरह से शब्द मिलते हैं, जो अपने मूल शब्द हार के अर्थ से पूरी तरह अलग अर्थ रखते हैं। जैसे यहाँ पर हार का अर्थ है पराजय, और एक हार का अर्थ होता है पहनने वाला, ठीक है। तो दो इसके भी अलग अलग अर्थ हैं, ठीक है। जो कि आपकी, या फिर हाँ, फूलों की माला भी, उसे भी हार कहा जाता है, माला जिसको पहनते हैं। तो दो इसके अलग अलग अर्थ निकलते हैं।
एक तो पराजय होता है और दूसरा फूलों की माला। लेकिन आहार भोजन को कहा जाता है, प्रहार चोट को कहा जाता है और विहार कहा जाता है भ्रमण को। तो लिख लीजिएगा, हमारे पास एक शब्द था हार, जिसका अर्थ क्या है? पराजय। हार का मतलब पराजय, या पहनने वाली माला, फूलों की जो माला है उसको भी हम हार कहते हैं। ठीक है। आहार, आ इसमें हमने एक शब्दांश जोड़ा, ये आपका एक मूल शब्द था। इस मूल शब्द में आपने आ जोड़ा, इसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग। आप देख पा रहे ना, ये आपका क्या है? चलिए इसको तो हम अभी लिखेंगे नहीं, क्योंकि अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं किसकी? हम शब्द निर्माण की बात कर रहे हैं। ठीक है। चलिए, इसी में आपने हार में प्र जोड़ा तो प्रहार बन गया। इसका अर्थ क्या है? चोट। इसका अर्थ है चोट। ठीक है। और विहार, आपने विहार, इसका अर्थ है भ्रमण करना। विहार का अर्थ है भ्रमण करना। चलिए, तो हिंदी भाषा में शब्द निर्माण की अलग अलग विधियां हैं। हिंदी भाषा में शब्द निर्माण के अलग अलग विधियां हैं, जिनमें एक विधि है जब हम किसी मूल शब्द के आगे से या पीछे से कोई शब्दांश जोड़ते हैं तो इससे भी नए शब्दों का निर्माण होता है। ये हम यहाँ पर देख चुके हैं। हमारे पास हार एक मूल शब्द था, हमने इस हार में आ, प्र और वि जोड़ा, तो इनको जोड़ने से आपको क्या मिला? आहार मिला, प्रहार मिला और विहार मिला। और आप देखिए, ये मूल शब्द से बिल्कुल अर्थ में बिल्कुल अलग है। हार का अर्थ या तो पराजय होता है, दो इसके अर्थ निकलते हैं, या एक पहनने वाला जो हार होता है, जो फूलों की माला, तो वो भी आपका हार कहलाता है। तो आहार, जब आपने कहा आहार, तो भोजन को कहते हैं जो आप खाते हैं। प्रहार यानी कि किसी को जब आप चोट करते हैं, आक्रमण करते हैं, तो चोट, उसको प्रहार, चोट लगेगी, तो ये प्रहार होता है। विहार यानी कि भ्रमण करना, घूमना। ठीक है। तो यहाँ पर इसके तीन अलग अलग अर्थ आ गए। और देखो, इस हार से आपके तीन नए शब्द बने। ठीक है। इस हार से आपके तीन नए शब्द बने। तो ये शब्द निर्माण की एक विधि है। ठीक है। और आगे आइए, अब उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है? वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू अर्थात आरंभ में जुड़कर, उपसर्ग लिखेंगे आप यहाँ पर, उपसर्ग। लिखिएगा उपसर्ग। तो जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ कि जब आप किसी मूल शब्द के आगे से कोई शब्दांश लगाते हैं और एक नया शब्द बनता है और नए शब्द का अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है, तो वो आपका क्या कहलाता है? जो नया हमने आगे से जो हमने क्या लगाया, नया शब्द तो बना, लेकिन जो आगे से आपने शब्दांश लगा उसको आप क्या कहेंगे? वही आपका उपसर्ग कहलाता है। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू अर्थात आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे उपसर्ग मूल शब्द, तो देखिए उपसर्ग है और यहाँ पर मूल शब्द है। तो देखिए, जय आपके पास एक मूल शब्द है और आपने परा उपसर्ग लगाया, एक शब्दांश परा लगाया, तो अर्थ इसका जीत था। और जब आपने पराजय लगाया तो क्या हो गया? पराजय। जय का पराजय, उपसर्ग युक्त होगा ना ये। सम, मोहन का अर्थ है एक नाम है। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं सम, हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? सम उपसर्ग लगाया, तो क्या हो जाएगा? सम्मोहन, मोहित कर देने की जो कला है, इसका अर्थ बिल्कुल अलग आया। तो लिखिएगा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के शुरू अर्थात आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग, जैसे जय आपके पास एक मूल शब्द था इसमें, और इसका अर्थ होता है जीत। जय मीन्स जीत। और जब आपने उपसर्ग लगाया परा, तो अर्थ शब्द बना पराजय और अर्थ इसका हार। पराजय का मतलब होता है हार। चलिए,
तो यहाँ पर आपने देखा मूल शब्द आपके पास मोहन था, जो कि एक व्यक्ति का नाम है, और इसमें आपने एक शब्दांश जिसको हम उपसर्ग कहते हैं वो लगाया, तो एक नया शब्द बना सम्मोहन, जिसका अर्थ है मोहित कर लेने की कला। इसके बाद मूल शब्द है आपका गमन, जिसका अर्थ है जाना। गमन इसका अर्थ है जाना, और इस गमन में आप आ लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, आगमन। आगमन का अर्थ आना और गमन का अर्थ जाना, अर्थ बिल्कुल अलग है। तो ये आपका एक उपसर्ग है, ठीक है, और ये सभी उपसर्ग हैं। मान अर्थात इज्जत, इस मान में आप अप उपसर्ग लगाएंगे तो आपको एक नया शब्द मिलेगा, अपमान। इसका अर्थ होता है बेइज्जती, बेइज्जती, बेइज्जती। को उपसर्ग और पात्र का अर्थ है लायक। को उपसर्ग लगाएंगे, कुपात्र, कुपात्र का अर्थ होता है नालायक, तो अर्थ बिल्कुल अलग। अब ये तो आपके उपसर्ग हो गए। तो बच्चों आपने उपसर्ग के बारे में पढ़ा। हमारा टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय जो है शब्द निर्माण की एक विधि है। उपसर्ग जब हम किसी मूल शब्द के आगे से कोई शब्दांश लगा देते हैं तो ये आपका उपसर्ग कहलाता है, और उसी मूल शब्द के बाद यदि कोई शब्दांश लग जाए और एक नया शब्द ऐसा मिले जिसका एक अलग अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, तो वो आपका प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि कुछ उपसर्ग हमने यहाँ पर कुछ मूल शब्द में लगाए, अर्थ भी बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, तो आइए अब उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में हम जानते हैं। हिंदी भाषा में आपके 3 प्रकार के उपसर्ग जो है प्रचलित हैं, जिसमें आपके संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी जो उपसर्ग हैं वो आपके 3 यहाँ पर मुख्य 3 प्रकार के यहाँ पर उपसर्ग हैं। तो लिखिएगा, हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। चलिए, तो यहाँ पर हिंदी भाषा में आपके 3 प्रकार के उपसर्ग प्रचलित हैं। आइए, सबसे पहला है आपका संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के जो उपसर्ग हैं बच्चों, उनको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। अब तत्सम उपसर्ग भी उनको कहा जाता है। ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, जैसे आचार, ये आपके तत्सम उपसर्ग। अति, अति आपका यहाँ पर उपसर्ग है। तो क्या कहते हैं कि जो आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं इनको हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, और ये उपसर्ग प्रायः उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, यानी कि जो आपके संस्कृत तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द आप पढ़ चुके हैं। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है, वे आपके तत्सम सर्ग जो शब्द कहलाते हैं। और इन्हीं तत्सम शब्दों के साथ जब हम शब्दांश को जोड़ते हैं तो ये आपके संस्कृत के उपसर्ग या तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए इसे नोट कीजिएगा। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ आचार शब्द में, मूल शब्द में अति जोड़ा तो क्या आ गया, अत्याचार। ऐसे ही लव में दुर जोड़ा तो दुर्लभ, ये आपके क्या है, संस्कृत के उपसर्ग हैं। और आगे हम संस्कृत के उपसर्गों से बने कुछ शब्द यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, तो संस्कृत के उपसर्ग को हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, और ये उपसर्ग उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हैं, यानी कि जो तत्सम शब्द हैं। जैसे आचार शब्द जो है संस्कृत भाषा, इसमें अति उपसर्ग जोड़ा तो अत्याचार। चलिए, कुछ संस्कृत उपसर्गों से बने कुछ और यहाँ पर शब्द हैं। आइए, अभाव। अभाव अ का अर्थ है, अ का अर्थ है अभाव या नहीं। अ उपसर्ग जोड़ने पर
अब देखिए अ उपसर्ग से बनने वाले कौन कौन से संस्कृत के उपसर्ग हैं। जैसे ज्ञान में आप अ जोड़ें अज्ञान, पवित्र में अ जोड़ें अपवित्र, दृश्य में आप अ जोड़ें अदृश्य, धर्म में अधर्म, नीति में अनीति, व्यय में आप अव्यय। ठीक है, तो इन सभी में आपने अ उपसर्ग जोड़ा और नए शब्द बने हैं अज्ञान, अपवित्र, अज्ञान जिसमें ज्ञान न हो, अपवित्र जो पवित्र न हो, अदृश्य जो दिखाई न दे, अधर्म जिसमें धर्म न हो यानी जो अधर्मी हो, जिसमें नीति का अभाव हो या नीति ना हो, अव्यय जो व्यय न करे। तो यहाँ पर ये अलग अलग शब्द बने हैं, नए शब्द बने हैं जो कि अ उपसर्ग से बने हैं और इनको संस्कृत के उपसर्ग भी कहा जाता है। चलिएगा, इसके बाद दूसरा उपसर्ग है इसमें अंतर। अंतर का मतलब है भीतर, अंतर यानी भीतर। ठीक है, तो अंतरराज्यीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतर जातीय, अंतर्गमन, अंतर्मन। तो इसमें जो है अंतरराष्ट्रीय, ठीक है, अंतरराज्यीय, अंतरजातीय, अंतर्मन, ये अलग अलग शब्द बने हैं अंतर उपसर्ग से। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग अति। अति का अर्थ होता है बहुत, अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। तो लिखते रहेंगे अतिशय, अतिरिक्त, अत्यंत, अत्यधिक। ये अति उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द हैं। नेक्स्ट अधः, ये हलंत को ह पढ़ा जाता है, अधः नीचे, इसका अर्थ होता है नीचे। तो इससे नए शब्द क्या बने, अधोमुखी, अधोगति, अधोगामी, अधोपतन। ठीक है, नेक्स्ट आपका अधि। अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ या ऊपर और इससे नए शब्द क्या बने, अधिकार, अधिगम, अधिकृत, अधिपति। नेक्स्ट अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूल। चलिए, अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूल। अनु उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द अनुगमन, अनुसरण, अनुरोध, अनुराग, अनुकूल। नेक्स्ट अप। अप का अर्थ होता है बुरा, अपमान, अपसारी, अपयश, अपकार, अपसर। प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों कि निम्न शब्द में, जैसे आपको पूछा जाएगा अपमान में कौन सा उपसर्ग है, तो आपका काम है मूल शब्द निकालना किसी भी शब्द से। तो इसमें उपसर्ग पूछा जाए तो पीछे ही आपको मूल शब्द मिलेगा। तो मान आपने अलग किया तो क्या मिल गया, अप। तो इस तरह से आप अलग करेंगे, ठीक है ना। अभी, अभी अर्थात सामने, अभिमुख, मुख के सामने, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। तो यहाँ पर अभी का अर्थ होता है सामने, अभी उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द अभिमुख, अभिनय, अभिज्ञान, अभिमान। चलिए, चलिए इसके बाद आपका अव। अव का अर्थ क्या है, बुरा, अवगुण, अवनति, अवरोध, अवकाश, अवशेष। तो ये जो हैं अव उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द हैं। आइए आगे कुछ और शब्द यहाँ पर। तक। आ का अर्थ होता है तक, आजन्म, इससे बनने वाला, आ उपसर्ग से, ये आपका उपसर्ग है, ठीक है, ये इसके अर्थ हैं। और
ये नए शब्द, ठीक है। तो आ उपसर्ग से बनने वाला शब्द आजन्म, आमरण, आजीवन, आसमुद्र। उत ऊपर, उन्नति, उत्थान, उच्चारण, उन्नयन। उप गौण, उपाध्यक्ष, उपयोग, उपचार, उपहार, उपसर्ग, ठीक है। तो ये नए शब्द और प्रश्न पूछा जाएगा। देखो आप यहाँ पर अलग अलग करेंगे, कैसे, अध्यक्ष और यहाँ पर उपाध्यक्ष, ठीक है। कु उपसर्ग से बनने, कु का अर्थ होता है बुरा। इससे बनने वाले नए जो शब्द हैं वो कुमार्ग, कुपुत्र, कुचाल, कुकर्म, कुपात्र। तो दुष्र या दुष बुरा अर्थ इसका, तो दुर्बल, दुर्गम, दुर्जेय, दुस्साहस, दुष्कर्म। दुष्र या फिर दुष, दुष यानी कि बुरा। इससे बनने वाले नए शब्द क्या क्या हैं? दुर्लभ हो गया, दुर्बल हो गया, दुर्गम, दुर्जेय, दुस्साहस, दुष्कर्म। निर या निश, अब देखो ये आधा है, ठीक है। रहित, इसका अर्थ होता है रहित। अब इससे बनने वाले नए शब्द निर्मल, निर्बल, निर्धन, निष्फल और निश्चय। नेक्स्ट, परा उपसर्ग से बनने वाले, परा अर्थात उल्टा या पीछे, दो अर्थ आते हैं, उल्टा या पीछे। पराजय, पराभव, पराक्रम। नेक्स्ट है परि, उपसर्ग से बनने वाले, परि का अर्थ है चारों ओर। ये अर्थ जो है इन उपसर्गों के आगे नए शब्द बने हैं। परिधि, परिचालन, परिधि, परिचालन, परिवर्तन, परिश्रम, परिणाम। पुनः, दोबारा, इसका अर्थ है दोबारा, पुनः अर्थात दोबारा। पुनर्बलन, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण। चलिए नेक्स्ट, प्र यानी कि अधिक। प्रबल, प्रयत्न, प्रचार, प्रहार, प्रकार। तो इनसे अपने मूल शब्द अलग निकाल देने हैं, ठीक है। प्रति यानी कि हर, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिक्षण, प्रतिरोध, ठीक है। वि यानी कि उल्टा, वियोग, विकार, विषम, विशेष, विहार। नेक्स्ट, सम यानी अच्छा, संयोग, संयम, सम्मान, संबंध, संचय। सत उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द, सत यानी अच्छा, सतपथ, सत्संग, सत्कर्म, सज्जन, सदाचार। सम का अर्थ होता है बराबर, तो इससे नए शब्द बने समवयस्क, समकोण, समकालीन। सह उपसर्ग से नए शब्द सह यानी साथ, सहपाठी, सहकर्मी, सहभागी, सहयोगी, सहकारी, ठीक है। स्वयं उपसर्ग से, स्वयं का अर्थ होता है खुद, तो इससे नए शब्द क्या बने? स्वयं सेवक, स्वयं सेवी, स्वयंभू, स्वयंवर। और स्व का अर्थ होता है अपने आप, और ये आपका उपसर्ग है और इसका अर्थ है अपने आप। इससे बनने वाले नए शब्द स्वचालित, स्वनिर्देश, स्वदेश, स्वराज्य, स्वजातीय। तो इस तरह से बच्चों आज की क्लास में हमने यहाँ संस्कृत के उपसर्ग पढ़े। संस्कृत के उपसर्गों में आपने यहाँ पर अनेक प्रकार के जो उपसर्ग हैं वहां पर हमने किए हैं, और साथ में इनसे
बनने वाले नए शब्द हमने किए हैं, जिसमें अ उपसर्ग, अंतर, अति, अधः, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, को, दुष और दुष, निर, निश, परा, ये दोनों ऑब्लिक में हैं, यानी कि या इससे, परि, पुनर या पुनः, प्र, प्रति, वि, सम, सत, सम, सह, स्वयं, स्व। इन सब से हमने यहाँ पर अलग अलग जो है नए शब्दों का निर्माण किया है। तो ये जो आपके शब्द हैं, ये आपके उपसर्ग से बनने वाले नए शब्द हैं। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट क्लास में अब हम हिंदी के उपसर्ग पढ़ेंगे। जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम हिंदी के उपसर्गों को पढ़ेंगे, जिनको हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।